गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग बायो सावर्ट का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जो है वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। और इस टॉपिक के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल 7.6 और आंकिक प्रश्न 7.9 ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। साथ ही इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान देना, हमें करना क्या है, हमें एक वर्ताकार धारावाहिक कुंडली चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वर्ताकार धारावाहिक कुंडली। तो मैंने ये एक धारावाहिक कुंडली ऐसे मान ली, ये क्या है मेरी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली। और ये जो कुंडली है बेटा वो वाई और जेड तल के अंदर है। तो ये कुंडली कौन से तल में है बेटा? वाई और जेड तल की कुंडली है। सर कैसे? देखो, अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐसे एक कुंडली रख दूं, मतलब कि मैं ऐसा एक वृत्त बनाऊं, तार का एक तार लूं बड़ा सा, और उस तार का मैं ऐसे क्या बनाऊंगी? वृत्त। और उस वृत्त को मैं ऐसे रख दूं तो ये रखा है एक्स और जेड तल में, क्योंकि ये बोर्ड किस में है? ये एक्स में है और ये क्या है? वाई के अंदर। फिर मैं उसको ऐसे दर्शाऊंगा, ठीक है। बट मैंने क्या किया, इस एक्स वाले तल को ऐसे खींच दिया, अर्थात मैं कुंडली को ऐसे रख रहा हूं। कुंडली को इस प्रकार से आप लोग रख रहे हैं, तो ये कौन से तल में है? ये वाई में तो है, और साथ ही किसमें है बेटा? जेड में। एक्स में नहीं रखा, इसको कहां रखा है मैंने? वाई और जेड तल में। तो बात समझ में आएगी, ये कुंडली ऐसे रखी है आपके पास, इस प्रकार से। क्लियर है? तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली की मैं त्रिज्या दे रखी है मुझे। तो मुझे दिया है कि इस कुंडली की त्रिज्या कितनी है बेटा? आर। केंद्र बिंदु कितना मान लेता हूं बेटा? ए। नीचे वाली त्रिज्या भी कितनी होगी? आर। अब इस कुंडली में आई धारा का प्रवाह हो रहा है। कितनी धारा बेटा? आई। इस कुंडली का केंद्र O है, तो x दिशा में x दूरी पे एक अज्ञात बिंदु क्या है? P। अब सुनना कैसे है ये बिंदु। इस बिंदु की स्थिति क्लियर होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये आपकी कुंडली है, ये कुंडली है, ठीक है। ये कुंडली है, इस कुंडली की ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये केंद्र बिंदु है। इस केंद्र से ये x दूरी पे यहाँ पे बिंदु क्या है बेटा? P। तो ये x दिशा में बिंदु P आपके पास दिया रखा है। मेरी बात समझ में आई होगी कि x बिंदु दूरी पे जो बिंदु P है उसकी स्थिति क्या है। अब आपको इस बिंदु P पर बायो सावर्ट के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वो किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करेंगे? ध्यान देना बेटा। बायो सावर्ट ये कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई dl sin थीटा बटे में 4 पाई r स्क्वायर आपके पास। यही था बायो सावर्ट आपका, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं यहां तक का फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा। परफेक्ट हो रहा है। अब ध्यान देना बेटा, यदि मुझे ये बायो सावर्ट लगाना है तो सबसे पहले मुझे एक अल्पांश लंबाई का तार चाहिए जिसमें धारा कितनी बह रही हो? आई। इसके लिए क्या करो बेटा, यहां पर एक अल्पांश लंबाई काट लो, और ये अल्पांश लंबाई कितनी है बेटा? dl। पहला काम हो गया। और इस dl से कितनी दूरी पर? r दूरी पे क्या होना चाहिए? अज्ञात बिंदु। तो ये dl से r दूरी पे, ये r दूरी के ऊपर कितना बिंदु है बेटा? P। और r और dl के मध्य कोण कितना होता है? sin थीटा। लगा के बता देता हूं। हम ऐसे एक तार लेते थे बायो सावर्ट के लिए। अब इस तार के अंदर धारा कितनी बहती थी? I। फिर इस धारावाही तार की एक अल्पांश लंबाई काटते थे, कितनी? dl। और इस dl से कितनी? r दूरी पे कौन सा बिंदु हुआ करता था? P। और अगर ये कोण थीटा दे रखा है तो इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा। ये था बायो सावर्ट, ठीक है। तो देखो, बायो सावर्ट का नियम लगाने के लिए, बायो सावर्ट का नियम लगाने के लिए आपको क्या माननी पड़ी? एक अल्पांश लंबाई dl माना,
एक अल्पांश लंबाई कितनी है, dl है, ठीक है। फिर इसे बिंदु, ये बिंदु O P और ये बिंदु मैं क्या मान लेता हूँ बेटा A से P तक की दूरी कितनी है, r, ये दूरी आपको माननी पड़ी। अब ध्यान दीजिए, फिजिक्स की डेरिवेशन में जो चीजें मानते हैं उनका मान फिर हम लोग बदल देते हैं दिए गए मान के ऊपर, और ऐसा काम हमने बायो सावर्ट के प्रथम अनुप्रयोग में बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो कंसेप्ट वहीं से उठ के आएगा आपके पास। अब फोकस ये करें आप लोग कि ये नियम लगेगा कैसे। अब देखो, ये जो थीटा कोण है ये इस dl और r के बीच का कोण है, और यहाँ पे ये जो dl और r के बीच का ये कोण बन रहा है, ये कोण थीटा है, और ये कितना है बेटा, 90 डिग्री। अभी तक कई लोगों को ये 90 नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो अब दिखाई दे जाएगा। सुनना, देखो ये कुंडली है वर्ताकार, दिखाई दे रही है कुंडली। इस कुंडली का ये इतना हिस्सा देखो, ये इतना सा हिस्सा आपके पास, यहाँ पे धारा ऐसी जा रही है ना, ठीक है। अगर इस कुंडली के इतने से हिस्से काटोगे तो अल्पांश लंबाई ये है, देखो ये इससे गुजर रहा है, तो ये जो मार्कर है मैं क्या मान लेता हूँ, अल्पांश लंबाई। बात क्लियर है। अब देखो ये वो दूरी है कितनी, r, ठीक है, ये दूरी कितनी है, r। अभी बोलोगे सर r तो नीचे जा रही है, अभी नीचे भी लेके जाऊंगा, ये दूरी कितनी है, r। अब बताओ ये कोण कितना बन रहा है, आई थिंक दिखाई दे रहा हो, तो ये कोण कितना है, 90। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये 90 से क्या हो गया, कम, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये जो कोण है ये 90 से क्या हो गया, ज्यादा, बट ये अभी परफेक्ट कितना है बेटा, 90 है, ठीक है। अब ऐसा करता हूं, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं, बताओ अभी भी ये कितना है, 90 है। मैंने इसको ऐसे नीचे झुकाया, ना कि इधर घुमाया है और ना इधर किया है। कहाँ झुकाया बेटा, नीचे। ये अभी भी कितना है, 90। ये अभी भी कितना है, 90। तो यही स्थिति है, ये dl है, इसको 3D में देखोगे तभी ये थीटा 90 बता पाओगे। फिर से कह रहा हूं, ये क्या है, आपके पास धारावी वर्ताकार कुंडली, इस कुंडली का ये हिस्सा देखो, ये कुंडली ऐसे बन रही ना, ऐसे है, तो ये इतना सा हिस्सा इस तरफ है, तो ये तो अल्पांश लंबाई होगी हमारी, ठीक है। और ये दूरी कितनी है, r। इस dl और r के मध्य का कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री। आई होप ये कंफर्म हुआ होगा कि थीटा कितना है, 90। अब सुनना बेटा, यदि ये साइन थीटा 90 है, ये 90 है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो हम इस साइन 90 का मान रख देते हैं कि इसका मान 1 होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, कहाँ लिखूं मैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, μ0 I dl अपॉन में 4 पाई r²। बात क्लियर। अब ध्यान दो, मुझे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ चाहिए, बिंदु P पर चाहिए, तो बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चाहिए, तो वो दिशा मैं कैसे निकालूंगा, फोकस करना। आप लोगों ने बायो सावर्ट का वेक्टर फॉर्म सदिश रूप पढ़ा था, तो बायो सावर्ट का सदिश रूप ये था dB इक्वल टू μ0 I dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर अपॉन में 4 पाई r³। क्लियर है। देख सामान्य रूप तो ये होता है आपके पास, लेकिन जब सदिश लगाते हैं तो आपके पास ऊपर नीचे मैंने एक r से गुना और एक r से भाग किया था, फिर ऊपर dl और ये r, तो क्रॉस गुना हुए इसे साइन हट गया था, और नीचे एक्स्ट्रा r आया, इसलिए क्या बन गया था बेटा, r³। एक चीज फोकस करना कि जो dB वेक्टर होता है वो समानुपाती होता है dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर, अर्थात मैं बोल सकता हूं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणा इस dB चुंबकीय क्षेत्र के सदिश परिमाण है। इनका जो क्रॉस गुणा है वो इनका क्या है, सदिश परिमाण है। अब देखो आपने क्रॉस गुणा किया होगा, कैसे करते थे, अगर ये x तल में है, ये y में है, तो ये कौन से तल में होगा, z में। कौन से तल में होगा, z। आप सब लोगों को पता है भाई सदिश गुणांक के अंदर अगर ये x और y तल में है तो परिणामी कौन से तल में आता था, z तल में आता था। और ये जो z तल होता है वो x के भी लंबवत होता है, और z जो तल होगा वो y के भी क्या होगा, लंबवत होगा। अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं, ये अगर z में है तो ये x में होगा, और ये कौन से तल में होगा, y। कुल
मिला के बोल सकते हो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो dl का भी लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो r सदिश का भी क्या होता है, लंबवत होता है। बस इनमें से किसी एक का मान आपको पता होना चाहिए। तो बिंदु P तक कौन पहुंच रहा है, r पहुंच रहा है कि dl पहुंच रहा है? तो सर r है हमारे पास, बिंदु P तक कौन है, r है। तो ऐसा करो ये r की जो दिशा है उसका लंबवत ले लो। अगर ये r सीधा होता, ये r जो है इसे सीधा होता तो ये चुंबकीय क्षेत्र dB होता जो इसके क्या है, लंबवत है। परंतु r ऐसे सीधा नहीं, r टेढ़ा हो गया। देखो ये r अगर सीधा होता तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके क्या होती, लंबवत। बट r ऐसे टेढ़ा हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, इसके टेढ़ा हो जाएगा। मतलब कि ये जो दिशा है ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र इस r की क्या है, लंबवत है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि अभी मैं एक कोण बनाऊंगा नया और वो कोण यहीं से प्राप्त होगा आपको। मेरी बात समझ में आई कि ये चुंबकीय क्षेत्र आपने कहां से निकाला बेटा, बायो सावर्ट के सदिश रूप से निकाला, बायो सावर्ट के सदिश रूप से। अब ध्यान दो ये कोण कितना दे रखा है आपको, अल्फा है कि r और x अक्ष के मध्य कोण कितना है, अल्फा। अब मैं इसके घटक बना रहा हूं, कोण विभाजित कर रहा हूं। ध्यान देना इसी कोण में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। फोकस करें, देखो ये कितना है टोटल एंगल, सर ये 90 है। देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये एक दे रखा है, ये अल्फा है और ये मैंने डेडेश बनाया है। तो ये टोटल कितना है बेटा, 90। ये अल्फा है, टोटल 90 है। तो बताओ ये बचा हुआ कितना है, सही होगा 90 माइनस अल्फा, बिना किसी डाउट के मान सकते हो ना। ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो हमने ये कोण बता दिया, दैट इज 90 माइनस अल्फा। मुझे इस कोण की आवश्यकता है जिसको मैंने डबल बनाया है। ये कोण कैसे निकालूंगा, ऐसा करो ये कोई कोण मान लो बीटा है, कितना है, बीटा। तो इस बीटा का मान कितना होगा वो ज्ञात करते हैं। अब फोकस करना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी आपने क्या किया, इसके लंबवत एक घटक बनाया जिसको बोला है dB वेक्टर। ये बोला ना भाई इस r के लंबवत कौन है, dB वेक्टर। ये कौन कितना है, टोटल 90। नहीं बनाया है, कितना है, 90। ये मैं कह रहा हूं कितना है, बीटा। मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, इस बीटा को और इस 90 माइनस अल्फा को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 90। और इस 90 के तो ये दो टुकड़े किए थे आपने, तो आप बोल सकते हैं बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा बराबर क्या, 90। 90 से 90 कट गया तो बीटा बराबर माइनस अल्फा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा। अर्थात इस बीटा का मान कितना है, अल्फा। ध्यान देना अल्फा कोण यहां बन रहा था और हमने गणितीय अभिक्रिया लगाते हुए उसको यहां पहुंचा दिया आपके पास। ये किसका मान आ गया, अल्फा का मान। अब बहुत सिंपल हो गया आपके पास सॉल्व करना। कैसे, देखो ये डैश डैश आपने बना रखे हैं ऐसे और ये dB है और ये एंगल कितना है, अल्फा। अब इस dB के घटक बनाने हैं। घटक बनाना बड़ा आसान है। जिस अक्ष के साथ ये रिजल्टेंट परिणामी कोई भी कोण बनाता है वो घटक तो बन जाता है cos अल्फा के रूप में और बचा हुआ घटक क्या बन जाता है बेटा, sin अल्फा के रूप में। अगर ये कोण यहां बन रहा होता ना तो फिर ये cos लिखा जाता और ये क्या लिखा जाता, sin। इतना याद रखना है कि जिस अक्ष के साथ थीटा कोण है उसमें तो cos अल्फा लगता है और बचे हुए में क्या लगता है, sin अल्फा। तो इस dB का ये घटक तो क्या बन जाएगा बेटा, dB cos अल्फा और ये घटक बन जाएगा dB sin अल्फा आपके पास। इसी प्रकार से देखो, यहां ध्यान देना, जैसे यहां dl माना था वैसे एक छोटा सा dl, प्यारा सा dl यहां भी मान लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। क्यों कर रहा हूं, अभी इसका कारण दूंगा मैं। इस dl से ये दूरी भी अभी कितनी होगी, r होगी। ये कोण यहां भी कितना बनेगा, अल्फा। अरे जो ऊपर बन रहा है सीधा नीचे, अरे इसका जस्ट प्रतिबिंब रूप है, ऊपर वाले को एज इट इज नीचे बना रहा हूं मैं। अगर ये r है तो इसका ये जो लंबवत होगा ये कौन होगा, dB वेक्टर।
अब सबको पता है ये अल्फा, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा, तो इसका मान भी कितना आएगा बेटा अल्फा। अब इसे डीबी वेक्टर का ये घटक बोलो क्या होगा, ये होगा डीबी वेक्टर कॉस ऑफ अल्फा, और ये घटक क्या होगा बेटा डीबी वेक्टर साइन ऑफ अल्फा। अब देखो मुझे एक चीज पता लगी कि इस बिंदु P के ऊपर यदि ये अल्पांश बनाता तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक आते हैं, एक तो डीबी कॉस अल्फा और दूसरा डीबी साइन अल्फा। फिर मैंने सोचा कि क्या इसी स्थिति के ऊपर ये दो घटक आएंगे क्या, इसके लिए मैंने एक दूसरी स्थिति और ले ली, एक स्थिति यहाँ नीचे ली, इसके कारण भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की मैंने गणना करी, कितना आया डीबी वेक्टर, और इसके भी दो घटक बने डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा आपके पास। तो इसका मतलब जितने भी आप अल्पांश काटो प्रत्येक के यहाँ पे कितने घटक होंगे दो, एक होगा डीबी कॉस अल्फा, दूसरा क्या होगा डीबी साइन अल्फा। अब मैंने दो काटे, आप कितने भी अल्पांश ले सकते हो, 2 3 4 जितने भी लोगे सबके डीबी साइन अल्फा इधर जाएंगे, सबके डीबी साइन अल्फा इधर जाएंगे, और सबके डीबी कॉस अल्फा एक दूसरे की स्थिति के क्या आएंगे विपरीत। भाई इसका विपरीत ये, यहां से कोई अल्पांश काटते तो क्या पता वो ऐसे जाता और उसके जस्ट विपरीत वाला उसके पीछे जाएगा। अर्थात एक बात कंफर्म है कि ये डीबी कोस अल्फा है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही आएंगे। क्या आएंगे बेटा विपरीत। ठीक, अब वो किसी भी एंगल के ऊपर आ सकते हैं। मैंने एक 2D डायग्राम बनाया है इसलिए मैंने ये दो लिए। अगर मैं 3D रिप्रेजेंट कर पाता तो मैं कहीं भी लेता तो आप लोग देख पाते कि ये सारे मान कितने आते बेटा डीबी कोस अल्फा एक दूसरे के आते विपरीत। अब आपको एक बात पता है कि ये जो डीबी कोस अल्फा है वो एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण दोनों का क्या है समान। भाई जितना मान इसका उतना मान इसका, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त। इसका मतलब इनको एक दूसरे द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, तो इन दो के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पे प्राप्त नहीं होगा, तो इनको तो भूल जाओ। अब चुंबकीय क्षेत्र जो आपको प्राप्त होगा वो केवल इसके कारण प्राप्त होगा डीबी साइन अल्फा, इसके कारण डीबी साइन अल्फा। अब देखो मुझे पता है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इसके कारण। अब ये डीबी साइन अल्फा इस एक एलिमेंट का मान है, इस डीएल का एक बचा हुआ रूप है जिसके कारण बिंदु P पे क्या आएगा चुंबकीय क्षेत्र, और इस डीएल के कारण भी कितना आएगा बेटा डीबी साइन अल्फा। मुझे केवल इस एक का मान लेना है, जैसे ऊपर वाले का ले लो जैसे नीचे वाले का ले लो, ये दोनों के मान तो क्या है समान है। अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे सर एक ही क्यों ले लो, दोनों को क्यों नहीं ले लोगे। सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि एक अल्पांश डीएल, ये जो छोटा सा डीएल मैंने यहाँ काटा है, इसके कारण ये जो बिंदु P है इस डीएल लंबाई के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र है डीबी साइन अल्फा। अरे यही है, ठीक है। फिर मैं एक छोटा सा अल्पांश यहाँ भी काट लूं, ये रहा डीएल, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा डीबी साइन अल्फा। फिर एक छोटा सा डीएल में यहाँ भी काट लूं, इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा डीबी साइन अल्फा। ठीक, और ऐसे बहुत से डीएल काटते जाऊं तो इस प्रकार से एक वर्ताकार कुंडली प्राप्त हो जाएगी आपको। तो इन सभी डीएल को मुझे जोड़ूंगा तब जाके वर्ताकार कुंडली आएगी, और जोड़ने का काम कौन करता है समाकलन। कौन करता है समाकलन। तो हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक का अगर पता है और बाकी सबके मान इसके जैसे आएंगे तो इस एक को लेके जोड़ू। अगर मैं इन दोनों को लेकर समाकलन कर दूंगा तो मेरा परिमाण डबल आ जाएगा। मुझे डबल नहीं चाहिए, मुझे सिंगल चाहिए, परफेक्ट मान चाहिए। इसके लिए कोई भी एक ले लो, आपकी जो चॉइस है। तो मैं ऊपर वाला डीएल कंसीडर कर रहा हूं और उसका क्या कर रहा हूं समाकलन। तो मुझे ये पता लगा कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ध्यान देना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा B, और वो जो होगा वो समाकलन होगा किसका बेटा डीबी साइन अल्फा। इस एक भाग का अगर आप समाकलन कर दोगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। अब फोकस करना, आपको डीबी का मान यहां रखना है और साइन अल्फा का मान यहां रखना है। तो डीबी का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है इसके लिए। इसके कारण यहां बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था म्यू0 I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। कितना है बेटा 4 पाई r स्क्वायर।
चलो dB का मान तो यहाँ रख देंगे। अब किसका मान चाहिए? साइन अल्फा। साइन अल्फा के लिए क्या करो बेटा, यहां से एक समकोण त्रिभुज काट लो। ये रहा समकोण, ठीक है, ये है O, ये बिंदु P और ये बिंदु कितना है A। यहां पे ये एंगल कितना है बेटा? अल्फा। ये त्रिज्या कितनी है? R, ये R है। ये O से P तक की दूरी कितनी है? X। और ये कितना दे रखा है बेटा आपके पास? स्मॉल r। इसमें से अगर साइन अल्फा का मान निकालूं मैं, तो साइन अल्फा क्या होगा? लंब बट्टे में कण। अब लंब कितना है? ये r यहां लंब है और कण कितना है? स्मॉल r। बस आपको मान रखने हैं आपको। b बराबर कितना? db का मान है म्यू नॉट i dl अपॉन में 4 पाई r। और साइन अल्फा का मान कितना है? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। और यहां क्या हो रहा है? समाकलन। अब ध्यान देना बच्चा, जो समाकलन है वो इस dl के सापेक्ष है। तो इस dl की जैसी कोई चीज है तो समाकलन हो जाएगी। इसके अलावा जो भी ये सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अर्थात नियत मान है, इनको कहां निकाल दिया जाएगा बेटा? बाहर। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना? म्यू नॉट I गुना R बट्टे में 4 पाई R स्क्वायर गुना R क्या हो जाएगा बेटा? R क्यूब। और ये हो जाएगा समाकलन 1dl। समाकलन कितना बेटा? 1dl। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है समाकलन का साइन के साथ आ रहा है, इस dl का यहाँ रखते हैं प्रारंभिक मान और यहाँ रखते हैं अंतिम मान। जो लिमिट रखना सिखाया गया था आपको पहले, वो लिमिट हमें यहाँ रखनी है। अब इस dl से वृत्त का निर्माण कब होगा या वर्ताकार कुंडली कब बने? सोचना। एक छोटी सी लंबाई dl काटो, तो dl का प्रारंभिक लंबाई कितनी हो जाएगी? 0। ये तो है प्रारंभिक, इनिशियल, ठीक है। अब ऐसे dl को काटते जाओ और जोड़ते जाओ। तो ये dl जोड़ोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक वृत्त। और ये जो पूरा वृत्त बनेगा तो बताओ कुल लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई होगी परिधि के बराबर। भाई ये इसकी क्या है? परिधि तो है। तो dl का जो अंतिम मान है वो कितना होगा? 2 पाई r। कितना होगा? 2 पाई r। r इसके लिया, इसी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। तो लिमिट रखनी है। तो प्रारंभिक लिमिट कितनी रखोगे? 0। और अंतिम लिमिट कितनी रखी जाएगी? 2 पाई r। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अब देखो बेटा, ये आपके पास कंसेप्ट है। अब 1dl का समाकलन कितना होता है? स्मॉल l होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? समाकलन सॉल्व करेंगे। b इक्वल टू म्यू नॉट i r अपॉन में 4 पाई r क्यूब। 1dl का समाकलन स्मॉल l, लिमिट 0 से 2 पाई r। अब कंसेप्ट ये है, इसको सोल्व करते हैं आगे हम लोग। एक तो स्पेस कम पड़ जाता है डेरिवेशन में, ध्यान दीजिए। लिमिट ओपन करूंगा मैं इसके ऊपर। b इक्वल टू कितना? म्यू नॉट i r अपॉन में 4 पाई r क्यूब। लिमिट ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस l की जगह क्या रखना है? 2 पाई r माइनस ऑफ 0। बताओ इस माइनस 0 का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो हटा दो माइनस 0 को, खत्म। अब देखो पाई से पाई काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सही है। अब r गुना r करूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा? b बराबर म्यू नॉट i r गुना r स्क्वायर बट्टे में 2r क्यूब। इतनी सी मान सबको दिखाई दे रहा होगा, पीछे स्क्रीन पे दिख जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लें। चलो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। और बाकी प्रॉपर्ली जो नोट्स है लिखने का तरीका है वो नीचे पीडीएफ में दे रखा है, वहां से देखें, ज्यादा बेहतर तरीके से लिख पाओगे। यहां काम करो कई चीजों को समझने का, ध्यान लगा कि चीजें समझोगे ना तो एक एक छोटे से छोटा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा।
ये स्मॉल आर जो है ये हमने बायो सावर्ट लगाने के लिए माना था, तो हमें इस स्मॉल आर का मान रखना पड़ेगा। अब स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी? आपने एक त्रिभुज काटा था, ये वाला समकोण त्रिभुज काट के बाहर निकाल दिया, ए ओ पी, ये है एक्स कैपिटल आर, सॉरी मालिक, ये है स्मॉल आर और ये कितना है बेटा एक्स, ये है अल्फा और ये भाई साहब है 90। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए ओ पी, ओपी भैया आपके पास है, ए ओ पी भैया, इस त्रिभुज ए ओ पी में कर्ण का स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। मुझे स्मॉल आर का मान चाहिए, स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है और अंडर रूट को लिखते हैं बेटा घात 1/2। अंडर रूट को क्या लिखते हैं बेटा? घात 1/2। अगर ये स्क्वायर है ना बराबर उधर जाएगा तो 1/2, अगर ये क्यूब होता 3 होता तो बराबर उधर भेजते तो 1/3, ये 4 होता तो बराबर उधर जाता तो 1/4 हो जाता। बात समझ में आ गई होगी। इस आर का मान इस समीकरण में रखो तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा? B बराबर कितना? μ0 I कैपिटल आर स्क्वायर बट्टे में 2। अब स्मॉल आर का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2 और इसका घात होल घात कितना चल रहा है? 3। देखो ये तो मान है स्मॉल आर का और स्मॉल आर क्यूब था इसलिए होल घात कितनी हो गई? 3 हो गई। अब घात पे घात होती है तो घाते होती है गुणा, अर्थात 1/2 को गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो सोल्व कर लें। b बराबर कितना बेटा? μ0 I r स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2। ये है वो फॉर्मूला जिसके लिए हमने मेहनत करी है। क्लियर है इसी बात? तो आपको पता लगा होगा एक वर्ताकार कुंडली है और उससे x अक्ष में x दूरी पर अगर अज्ञात बिंदु P होगा तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? μ0 I r स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2 आपके पास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यहां तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुने। ये तो क्या आपने इसका फॉर्मूला निकाला है, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछे या कंसेप्ट पूछे बहुत कम गवर्नमेंट बोर्ड में पूछा जाता है, राजस्थान बोर्ड के अंदर। इसके आगे की जो केस है ना उस केस से आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, उस केस के बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक, तो बेसिकली आपके पास 3 केसेस हैं, उन पे ध्यान देना है और उस एक केस का जो रिजल्ट आएगा वो बायो सावर्ट के चौथे अनुप्रयोग के अंदर सीधा यूज होगा। तो उस केस का रिजल्ट आप याद रखें और इसका ग्राफ बनाना जरूर सीखें। देखो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं या मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान देगा, पहला है केस नंबर प्रथम, यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर हो। कहां पे हो बेटा? केंद्र पर। तो ध्यान देना, मैं इसका मान सोल्व कर रहा हूं फिर यहां डायरेक्ट रखूंगा रिजल्ट जो आएगा। कुंडली कैसी थी आपकी? ये कुंडली थी, ठीक है। ये त्रिज्या कितनी थी? r, केंद्र बिंदु O, x अक्ष पे ये बिंदु क्या था? P। अभी सुनना, फील करना इस बात को। अभी क्या कर रहे थे बेटा हम लोग? ये कुंडली ले लेते हैं, ये कुंडली है, ठीक है। ये कुंडली की त्रिज्या है, ये केंद्र बिंदु कितना है? O, और ये x दूरी पे बिंदु क्या था? P।
अब ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P को आप केंद्र पे ले गए, कहाँ ले गए? केंद्र पर। तो बताओ पहले तो इस O और P के मध्य दूरी कितनी थी? x। अगर ये बिंदु P पे आ गया, ये बिंदु P O पे आ गया, तो इसके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 0। तो यदि बिंदु P सॉरी बेटा, बिंदु P कुंडली के कहाँ हो? केंद्र पे हो, तो ये x दूरी कितनी हो जाती है? 0। ठीक है। तब केंद्र पे, केंद्र को बोलते हैं सेंटर, इसलिए मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र का नाम दूंगा B सेंटर। आपके पास मान कितना होगा? सूत्र तो ये है, ये होगा म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के घात 3/2। यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पे हो, तो आपके पास ये जो x का मान है वो कितना हो जाएगा? 0। और 0 का स्क्वायर भी कितना होता है? 0। कोई मतलब है कि इस 0 का यहाँ पे जोड़ने का? नहीं, हटा दो, 0 हटा दिया, तो r स्क्वायर की घात कितनी है? 3/2। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, घात पे घात, घाते क्या होती है? गुणा। तो इसकी घात 2, 2 के ऊपर घात कितनी है? 3/2, काटा, तो कितनी घात बचेगी? केवल 3। तो ये 2 से 2 आप काट देना। अब बताओ आपका मान कितना आया? सेंटर, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर बट्टा r की घात कितनी बच गई बेटा? 3। ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, एक r बच जाएगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो हम केवल यहाँ पे याद रखेंगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन में 2r। आई थिंक ये आप सोल्व कर पाएंगे अगर केस समझ में आ गया आपको। तो अगला मान देखो, अगली स्थिति कहाँ है जहां पे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं? केस नंबर 2। यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र से r/2 दूरी पर, x बराबर कितना? r/2। अब केस ऐसा है कि ये कुंडली है, ये त्रिज्या कितनी है? r। अब ये दूरी है, समझना, ये कुंडली है और इस कुंडली पे देखो, ये कुंडली है, इसकी त्रिज्या कितनी है? r। अब ये त्रिज्या r मैं ऐसे नहीं नाप रहा, मैं ऐसे नाप रहा हूं, ये दूरी भी कितनी है? r है। अब मैं r से आधी दूरी पे आ गया, दूरी कितनी होगी? r/2। ये आपके पास है, ये बिंदु और ये क्या है? P। अर्थात O से P तक की दूरी जो x है, उस x का मान अब कितना है? r/2 है। तो ये दूरी है आपके पास P, और ये x है, और इसका मान कितना है बेटा? r/2। r/2 दूरी के ऊपर आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, इस बार चुंबकीय क्षेत्र मैं निकालूंगा b r/2 दूरी के ऊपर। तो इसका भी सूत्र याद रखेंगे, केवल हम लोग कैसे निकाला वो यहाँ देखें। चुंबकीय क्षेत्र होता कितना है? चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट I r स्क्वायर बट्टा 2। अब यहाँ x का मान कितना रखना है? r/2। तो ये x स्क्वायर है, इसकी जगह रखेंगे r/2 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 3/2। अब सोल्व करो, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो ये सोल्यूशन होगा बेटा r स्क्वायर बट्टे में 4। इसके बट्टे में कितना मान लिया बेटा? 1। 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। ये तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ये 4 से गुना होगा तो 4r स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा? 5r स्क्वायर बट्टा 4। अर्थात इस पूरे मान का सॉल्यूशन 5r स्क्वायर बट्टा 4 है। तो मैं मिटा के इसमें लिख रहा हूं 5r स्क्वायर बट्टे में 4। अब ये जो 5r स्क्वायर बट्टा 4 आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वो लिखना इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के लिए। b बराबर कितना? म्यू नॉट I r स्क्वायर बट्टे में 2। इसको एक वर्ग बनाओ, तो ये पूरा होल वर्ग कैसे बनेगा? 5 को लिख दो √5।
आर स्क्वायर को लिख दो आर और 4 को लिख दो 2 का क्या कर दो होल स्क्वायर और इसका होल घात 3/2। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, आर स्क्वायर ये हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कि होल घात कितनी है बेटा 3/2। आपको पता है घात पे घात घाते गुणा होती है। 3/2 को 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो कितने घात बच जाएगी बेटा क्यूब। ये वर्डिंग आपको दिखाई भी दे रही है ना, हाँ ठीक है। ध्यान दें यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए B बराबर कितना म्यू आई आर स्क्वायर। एक ही चीज में स्टेप ओपन करके बता रहा हूँ आपको तो समझने में कोई गलती मत करना। अंडर रूट 5 का क्या बचा बेटा क्यूब सोल्व करना है आपको क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर तो कट गया। रूट 5 का क्यूब क्या होगा अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5, रूट 5 गुना रूट 5 5 हो गया अंडर रूट 5 तो ये हो गया 5 रूट 5। आर का क्यूब क्या होगा आर क्यूब बटा 2 का क्यूब कितना होगा 8। कोई दिक्कत नहीं है। ये बट्टे के नीचे बट्टा 8 5 हो जाएगा ऊपर तो मैं इसको लिख सकता हूं B बराबर कितना 8 5 रूट 5 ये ऊपर चला गया म्यू नॉट। इधर देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब काटा एक आर बचेगा तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। जो अरेंज किया वो समझ में आएगा। 8 को ऊपर भेज दिया तो 8/5 रूट 5 8/5 रूट 5 फिर ये 2 और नीचे एक आर बचा 2r ऊपर क्या चढ़ा म्यू नॉट आई। तो मेरे पास देखो मान क्या आया मेरे पास मान आया 8 5 रूट 5 म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अब एक चीज फोकस करो ये जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्या ये केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसी के मान के बराबर है क्या। हाँ तो इसको मैं लिख सकता हूं B सेंटर तो ये मान हो जाएगा 8 5 रूट 5 ऑफ B सेंटर। अब यहां तक भी हमें नहीं रुकना, हमें क्या करना है एक ग्राफ बनाना है आगे। उस ग्राफ के लिए क्या कर रहा हूं मैं इस 8/5 रूट 5 को सोल्व कर लेना। भाग देखिए इस मान को सोल्व करना तो ये आएगा 0.71 ऑफ B सेंटर अर्थात r/2 पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र का केवल 0.71 भाग होगा। कितना भाग होगा बेटा 0.71 भाग। समझना इस बात को। अब ये चीज और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। ये एक केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये काम में आएगा बेटा अगला जो हेल्महोल्ट्ज कुंडली आप लोग पढ़ोगे। अगली जो डेरिवेशन है वो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो उसके अंदर इस केस का सीधा सीधा उपयोग लेने वाला हूं। तो इस केस को बहुत ध्यान से इसका रिजल्ट आप लोग याद रखना। केस नंबर 3 यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र से x बराबर r दूरी पर हो अर्थात इस बार ये जो बिंदु P है वो यहां पे होना चाहिए। अब मैं इसको बाहर क्यों निकाल रहा हूं समझना। ये कुंडली है ठीक है ये त्रिज्या कितनी है r ये त्रिज्या एज इट इज यहां ले लो ठीक है। तो ये तो फ्रेम तो यहीं रह गया दूरी फ्रेम से कहां गई बाहर। इस बार ये जो x दूरी है ये कितनी है r के बराबर है। x का मान कितना रखना है r अर्थात इस बार r दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमको। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र तो ये है B बराबर कितना म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2। इस x की जगह क्या रखना है बेटा r तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 3/2। r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2r स्क्वायर कितना है 2r स्क्वायर और इस 2r स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और r स्क्वायर तो कुल मिला के जो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है इसको मैं ये लिखूंगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर 2। ये बनने वाला है 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर को लिखते हैं अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर की होल घात कितनी चढ़ रही है बेटा 3/2।
पे घाते क्या होती है? गुणा। 2 से 3/2 गुणा करोगे तो 2 कट जाएगा। अब इसकी घात कितनी बच गई? क्यूब बच गई। इस क्यूब को ओपन करें तो ये हो जाएगा μ0I r²। 2 एजिटीज। √2 का क्यूब कितना होता है? √2 का क्यूब होता है 2√2 और r का क्यूब कितना होगा? r³। काटो तो ये कट गया। अब देखो मान क्या बच रहा है। r दूरी पे सूत्र बचेगा μ0I अपॉन ये 2r√2 को पहले लिख दो 2√2 और 2 गुणा 1r बच गया 2r। यही बचा ना बेटा आपके पास। अब ध्यान दो μ0I/2r को तो लिख सकते हैं केंद्र पे। मैं जितने भी फॉर्मूला है उनको केंद्र के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग ग्राफ इजीली बना सको इसका। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ बी सेंटर। ठीक है, ये केंद्र पे आ गया। 1/2√2 का सॉल्यूशन करोगे तो ये मान आएगा बेटा 0.35 ऑफ बी सेंटर। अर्थात r दूरी के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 0.35 भाग होता है। ठीक है, अब देखो केस नंबर 4। यदि x बड़ा हो किससे? r से। x का मान r से क्या हो? बड़ा हो। तो फिर x² बहुत 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 बड़ा होगा किससे? r² से। और इस स्थिति में ये r² इतना छोटा होगा कि इसको नगण्य कर सकते हैं। मतलब r² का मान कितना मान सकते हैं? 0। उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो देखो तुलना नीचे हो रही है ना कि ऊपर। कई बार बच्चा क्या करता है r² का मान 0 रखना है, चलो ऊपर भी 0 रखा, पूरी टर्म क्या होगी? 0। अरे पहले ये तो सोचो तुलना किससे कर लो? x² से। तो x² के साथ जो r² लिखा होगा केवल उसको 0 कर सकते हो, दूसरे को नहीं आपको। तो ये r² 0 मान लेंगे। जैसे ही ये 0 होगा तो बताओ मान कितना हो जाएगा? μ0I r²/2। ये तो 0 हो गया। तो x² की घात कितना? 3/2। घात से घात कट गई। ये हो जाएगा μ0I r²। x का क्यूब 2x³ आपके पास है। अब देखो जब दूरी बहुत ज्यादा हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात b व्युत्क्रमानुपाती है 1/x³ के। ध्यान देना। अब मुझे बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा उस चीज को समझना। सुनिए यहां, पहले मैं इसका एक तरफ का ग्राफ बनाता हूं तो दूसरी तरफ का आप खुद ही बना लोगे। ये कुछ मान ले लेंगे। ये दूरी का अक्ष है अर्थात x के मान है और ये चुंबकीय क्षेत्र है अर्थात b के मान है। यहां पर दूरी 0 है तो आप कहां स्थित हो बेटा? केंद्र पर। फिर हमने दूरी का मान लिया था r/2। फिर हमने दूरी का मान लिया था r। फिर हमने दूरी का मान लिया था बहुत बड़ा है किससे? कैपिटल R से। दिख रहा है क्या? ठीक है। ग्राफ को ध्यान से समझना क्योंकि अगला जो डेरिवेशन है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, उसमें उसका ग्राफ भी इसी के आधार पे बनने वाला है। इसलिए ये पूरी मेहनत की जा रही है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। ऐसा करते हैं, ये जो μ0I/2r है इसका कोई मान लेते हैं। मान लीजिए ये मान कितना है? 100 है। कितना है? 100। अर्थात केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना मान रहे हो? 100। तो यहां देखो इस जगह पे केंद्र पे इसका मान 100 माना तो ये हो जाएगा 0.71 गुणा 100। ये हो जाएगा 71। इसको केंद्र का मान 100 रखोगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है। अब ग्राफ बनाना देखो कितना आसान है। अर्थात केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ होगा। ये मान 100 मान लिया मैंने। कितना है टोटल? 100 है। तो r/2 दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना भाग रह जाएगा? 71। अब बताओ 71 का मान इससे बड़ा कि छोटा? अगर ये टोटल 100 है तो 71 कुछ यहां होगा ऐसे।
ये मान कितना होगा 71। जबकि r दूरी के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना रह जाएगा 35। तो 35 ये तो आधा 50 हो गया, 50 से नीचे लो, ये है 35। और दूरी बढ़ाएंगे, देखो दूरी बढ़ गई चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा कम, तो दूरी बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र और कम। इन सभी बिंदुओं को मिलाओ तो कुछ इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा ग्राफ। ये ग्राफ आपके पास है। अब जैसा ग्राफ इसके राइट हैंड पे आया उसी प्रकार सामान्य ग्राफ x बराबर r/2, x बराबर r और x बहुत बड़ा है r से, एज इट इज सेम ग्राफ इसके लेफ्ट हैंड पे भी आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ताकार धारावाहिक कुंडली का ग्राफ कैसे आता है, तो आपको इस प्रकार का ग्राफ बनाना है। क्लियर है? अगर ये पूछ ले कि वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष के किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, तो कहां होता है ग्राफ में सबसे ऊंचा पॉइंट कहां पे, केंद्र पर। तो जो केंद्र पे मान होता है वो मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, और फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।